नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पढ़ेंगे आपका भारतीय संविधान। एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके बीच हम लोग आए हुए हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी चरण होते हैं, इसकी जो विकास की प्रक्रिया रही है, इसका जो महत्व रहा है, इसका जो संवैधानिक विकास के चरण रहे हैं, अधिनियम रहे हैं और जैसे जैसे कमिटियों के रिकमेंडेशन के आधार पर इसका निर्माण हुआ, उन सभी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि भारतीय संविधान से हर एग्जामिनेशन में प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति रही है और यह बहुत ही पॉपुलर सेक्शन भी है, बहुत ही आसानी से और सहजता से तैयार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर जब आप कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करना हो, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका भी बहुत बड़ा आधार है। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसका जो है वो एक सीमित दायरा है। अब उसमें बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले अगर आप पढ़ते हैं तो आधे मेहनत में आप अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संविधान इम्पॉर्टेंट कम है। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जितने भी पहलू हैं वो बहुत ही हमारे क्या है, विकास में काम आते हैं। दूसरी बात, संविधान के बारे में जानकारी होने से आपका एक बौद्धिक विकास भी होता है कि आपको अपने रूल्स और रेगुलेशन, अपने नियम, अपने कानून के बारे में पूरी जानकारी जो है उतनी तो नहीं हो सकती एक वकील की तरह, लेकिन आपको उतना ज्ञान जरूर हो सकता है कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई भी क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो होता है वहाँ पे देखा जाता है कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा और भारत का संवैधानिक विकास। तो कहा जाता है कि दिमाग में हमारे सबसे पहले ये चलता है कि भैया संविधान है क्या, आखिर ये ऐसा क्या है, ये कौन सा दस्तावेज है जो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है किसी देश के लिए, चलता होगा। तो कहा भी जाता है कि संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यहाँ तक कि यह भी कर सकते हैं कि एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज जो उस देश की जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं, उसकी इच्छाओं को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। जो हमारे दिल में चल रहा है, हमारे मन में चल रहा है, उसी के आधार पर हमारी सरकार हमारे लिए नियम और कानून का क्या करती है, निर्माण करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक वैधानिक दस्तावेज होता है ये, और विश्वास और आकांक्षाओं के आधार पर ही क्या होता है, इसका निर्माण किया जाता है। ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके अनुसार सरकार का क्या होता है, संचालन होता है। सरकार क्या करती है, अपने नियम बनाती है, कानून बनाती है, किसको नियम बनाने का अधिकार होगा, किसको नहीं होगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ों का इसमें क्या होता है, पता आपको चलता है। अब संविधान जो होता है वो 3 पिलर्स पे, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 आधारों पे क्या करता है, निर्माण इसका होता है। यह क्या करता है, किसी भी देश के आदर्शों, उद्देश्यों, मूल्यों का क्या होता है, एक तरह से आईना होता है कि आपके देश के कौन कौन से आदर्श हैं, आपके देश के कौन कौन से उद्देश्य हैं, आपके मूल्य कौन से हैं, आपके यहाँ लोगों को संरक्षण कैसे दिया जाता है, विदेशी अगर आते हैं तो उनके प्रति आपके नियम क्या है, आपके देश में कैसे किसी चीज़ को क्या किया जाता है, देखा जाता है, ये सब चीज़ें। क्योंकि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का एरिया होता है वहाँ पर किसी भी देश का मूल्यांकन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आधार पर भी किया जाता है और किसी भी देश के शासन में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी क्या होती है, अदा होती है। और यह संविधान की सर्वोच्चता का भी क्या होता है, एक तरह से प्रतीक होता है और उसका कह सकते हैं कि उसके जड़ों में नहीं, वो निरंतर क्या रहता है, पनपता रहता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे एक वृक्ष की जो डाली होती है उसकी कंक्षाएं होती हैं, वो क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है वृक्ष और उसकी जो आपकी टहनियाँ होती हैं वो ग्रोथ करती जाती है। वैसे ही हमारा संविधान है। इसमें जैसे जैसे नियम बढ़ते जाते हैं, नियम कानूनों में परिवर्तन होता जाता है, लोगों के आधार पर, लोगों की आकांक्षाओं के आधार पर, लोगों के विश्वास के आधार पर, लोगों के आदर्शों के आधार पर, लोगों के मूल्यों के आधार पर, इसमें क्या होता है,
नित्य परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, और यह एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज हमारे लिए साबित होता है कि जिसमें जनता तथा राज्यों के मध्य जो संबंधों का विनिमय होता है वह भी क्या होता है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और अपने अंदर जो लास्ट पॉइंट आपका देख रहे हैं, अपने अंदर परंपराओं को भी ये क्या रहता है, समेटे हुए शासन का आधार बनता है। ऐसा नहीं है कि संविधान का निर्माण हो गया और हमारी परंपराएं पीछे छूट गई, हमारी जो मूल अवधारणाएं हैं पीछे छूट गई। नहीं, इन सभी चीज़ों को लेते हुए सतत विकास की, सबका साथ सबका विकास की अवधारणाओं को अपने अंदर समाहित किया होता है, और वही हमारा क्या होता है, संविधान होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि संविधान का महत्व क्या है। तो देखते हैं कि हमारे समाज को एक नई पहचान देता है। देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ताकत होती है कि ये हमारे समाज को क्या करता है, एक नई पहचान देता है, जिससे बुनियादी आवश्यकताओं को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। इतना इसमें पावर होता है कि आपकी जो मुख्य मुख्य बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा करना है, और यह कौन सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, उस पर नियंत्रण कौन करेगा, ये सब संवैधानिक महत्व के अंतर्गत क्या होती हैं, चीज़ें आती हैं। सरकार का निर्माण करना, सरकार का निर्माण कैसे होगा, तथा निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह भी निर्धारित कौन करता है, हमारा संविधान करता है। संविधान के ही आधार पर क्या होता है, एक प्रधानमंत्री का नियुक्ति होती है। संविधान के आधार पर ही हमारे जितने भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सभी उसी के आधार पर क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भी यह निर्धारित करता है कि कानून का निर्माण कैसे और कौन करेगा, और किन किन नियमों और किन किन सूत्रों के आधार पर कानून निर्माण की प्रक्रिया होगी। ये सब चीज़ें कौन करता है, निर्धारित करता है। यहाँ तक कि जो समाज की आकांक्षाएं होती हैं, जैसे हम और आप जो एक साधारण मानव हैं, हम लोग चुन करके किसी को भेजते हैं संसद में, तो हमारी उनके प्रति क्या होती है, आकांक्षा होती है कि ये व्यक्ति हम आज चुन करके उनको भेज रहे हैं, वो हमारी इच्छाओं को, हमारी आकांक्षाओं को, हमारी लक्ष्यों को पूर्ति के लिए अपना 100% क्या होगा, देगा। यही तो हमारे दिमाग में चलता है, तभी तो हम किसी को मत देते हैं। तो कहा जाता है कि ये परिस्थितियों के अनुसार समाज में आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक, जिसके आधार पर संविधान जो होता है राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों में बंटता है, और वो अंग है आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और यह जब तीनों में बंटता है तो उनकी शक्तियों और उनके जो अधिकार होते हैं, इनको भी परिभाषित कहाँ किया जाता है, हमारे संविधान में ही परिभाषित किया जाता है। ऐसा करने की क्यों पर जरूरत पड़ती है, ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि ऐसा न हो जाए कि आपका जो समाज है, आपका शासन तंत्र है, आपकी कार्यपालिका है, आपकी विधायिका है, आपकी न्यायपालिका है, उसमें निरंकुशता आ जाए और तानाशाही से क्या करता है, ये बचाता है। क्योंकि यह हमको एक तरह से बांध कर रखता है, एक हमारे चारों तरफ एक घेरा बना के रखता है कि आपको जो भी कार्य करना है, आपको इन नियमों में रहकर करना है। अगर आप इन नियमों में रह करके इस कार्य प्रणाली में रहते हुए अगर आप समाज का विकास करेंगे, समाज की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, समाज के लक्ष्यों को न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए पूर्ण करेंगे, तो आप उस शक्ति और अधिकार जो आपको दिया गया है उसका सही उपयोग आप कर सकेंगे। तो कहीं हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका निरंकुश न हो जाए, तानाशाह न हो जाए, वो उसके लिए भी संविधान क्या करता है, हमको बचाता है। और कहते हैं कि जो समय का काल चक्र होता है, जिसको आप कहते हैं भूत, वर्तमान, भविष्य। सोचिए, हमारे जो संविधान का निर्माण कब हुआ,
आप सोच सकते हैं जब भारत हमारा आज़ाद हुआ। और संविधान का निर्माण जब भारत आज़ाद होने के बाद होता है और उसकी संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया भारत आज़ाद होने से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। और कहा जाता है कि संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब निर्माण हुआ, हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे, 16वीं सदी में, और वहीं से धीरे 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 करके हमारे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का क्या हो गया था, बीज क्या हो गया था, पड़ गया था। बस अंतर इतना था कि उसकी जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही स्लो थी, बहुत ही धीमी थी, जिसके कारण उसका बहुत तेजी से विकास नहीं हो पाया। लेकिन आगे चलकर 1934 के बाद अगर आप देखते हैं तो हमारे जो संविधान विकास की प्रक्रिया होती है उसने अपने तेजी को क्या हुआ, पकड़ा, और बहुत तेजी से अपने विकास कार्य को क्या करती है, वो प्राप्त करती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि जो भारत का संविधान विकास और उसके चरण है, तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि ब्रिटिश काल में ही पड़ चुकी थी। और जब 1600 ईस्वी का जो राजलेख होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। किसके द्वारा, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। और इन्होंने यह बोला था कि पूरब में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का इन्होंने क्या किया था, एक अधिकार पत्र दिया था। और उस समय इस कंपनी में लगभग 217 भागीदार थे। और यह गवर्नर और उसकी परिषद के रूप में इसका गठन हुआ था, जिसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्यों की एक टीम थी, जो आगे चलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक मंडल के नाम से भी जानी जाती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो लॉर्ड मेयर जो थे, उन्हीं की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा को क्या किया गया था, प्रदान किया था। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आती है तो उन्होंने अपने इसकी व्यापार की शुरुआत और ये संवैधानिक प्रक्रिया जो प्रारंभ हो चुकी थी थोड़े थोड़े करके, उसका प्रारंभ सूरत से होता है, क्योंकि सूरत में ही वो अपनी पहली फैक्ट्री को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को क्या होता है, आगे बढ़, क्योंकि आपको पता है किसी भी कार्य को करने के लिए नियम और कानून की एक स्ट्रक्चर की, एक हायरार्की की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है, आप एक हायरार्की नहीं है, तो आप उस चीज़ को कर नहीं सकते। तो हम संवैधानिक विकास का जो चरण है उसको दो भागों में बांटेंगे। पहला चरण जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन पहले यहाँ पर जब आई तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे करते जब वो यहाँ पर जमने शुरू हो जाते हैं तो उनकी यह व्यापारवादी प्रवृत्ति बदल करके साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में धीरे धीरे क्या हो जाती है, परिवर्तित होती है। और वो ये देखते हैं कि जब इतनी आसानी से हम यहाँ पर एक दूसरे को लड़ा करके व्यापार कर सकते हैं, तो क्यों ना इनके ऊपर हम लोग अधिकार कर लें। और हमारे यहाँ का आप तंत्र देख ही रहे हैं कैसा है। यहाँ पर एक दूसरे के, और उस समय के राजाओं की स्थिति ऐसी थी कि सभी राजाओं को केवल अपने से मतलब था, एक दूसरे से कोई उनसे सरोकार बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर एक राजा विरोध करता था तो दूसरा राजा उनका समर्थन करने लगता था। झांसी की रानी अगर विरोध कर रही हैं तो वहीं ग्वालियर के जो आपके सिंधिया हैं वो अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी विचारधाराएं हुई, तो गुलाम बनने से हमें कौन रोक पाता। और यही कारण रहा है कि लगभग 200 साल तक हमको ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बना करके रखा। तो जो पहला हमारा संवैधानिक विकास का चरण है, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत नियम बने। और इसके बाद जब वो सारी बागडोर ब्रिटेन सरकार ने खुद अपने हाथ में ले ली और भारत सरकार के अधिनियमों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, उनको अलग रखेंगे। जब तक सारा स्ट्रक्चर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पीस इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्टर्ड अधिनियम 1813, चार्टर्ड अधिनियम 1833, चार्टर्ड अधिनियम 1853, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे
पूरा डिटेल में। इनके बीच में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कब कौन सा एक्ट पास हुआ, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी, कब कौन कौन से नियम हुआ, कब उसका संशोधित अधिनियम आया, कब कौन सी सरकार का गठन हुआ, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, कब किसको विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह सभी चीज़ें कब हमको नई नई चीज़ों के लिए राज्य सचिव के बारे में, प्रिवी काउंसिल के बारे में, सब चीज़ जो आपके इन एक्ट में दी हुई हैं वो सब चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और यही शासन करने की जो पद्धति थी अंग्रेज़ों की, ये इसी पद्धति के आधार पर यह धीरे धीरे क्या करती है, कानून का रूप लेती जाती है। जैसे जैसे हमारे समाज को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी उस हिसाब से परिवर्तन होते चले गए और आगे चल करके यह एक लिखित विस्तृत दस्तावेज बन करके क्या होता है, तैयार होता है। और भारत शासन अधिनियम 1935 तक आते आते यह बहुत बड़ा एक लिखित दस्तावेज के रूप में उभर करके सामने आता है। तो हम इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जब जो जो नियमों में परिवर्तन हुआ उनको अलग देखेंगे। जब ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी नियंत्रण खुद अपने हाथ में ले लिए, वहाँ से जो भी चीज़ें स्थापित होती हैं उन चीज़ों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। उससे आपको क्या पड़ेगा, पता चलेगा कि यह दो भागों में डिवाइड हुआ, पहले ईस्ट इंडिया का और ब्रिटेन का। ठीक है। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम आए और इनके अंदर कौन कौन सी कार्य प्रणाली आई, किस हिसाब से अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, माउंटबेटन योजना आई, और आगे चल करके फिर हम क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं। और हमारा जो स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित होता है, उसके बारे में भी हम लोग पूरा यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज बस इतना ही आपको बताना था मुझे कि हम लोग इसी तरह संवैधानिक विकास की जो यात्रा है उसको देखेंगे, उसके वैधानिक चरणों को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।